हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाई विद अदिति रुइया। आज की वीडियो का इंट्रो और आउट्रो थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज वो फाइल थोड़ी सी करप्ट हो गई है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट 3। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन मर्चेंट्स जो थे वो इंडिया में ट्रेड कैसे करते थे, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके उस ट्रेड को कैसे डिस्टर्ब किया, एंड देन फाइनली इंडियन वीवर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और इंडिया में आने के मैनचेस्टर की एंट्री कैसे हुई। So let us start. Also, we will cover till page 117 of your history NCERT. So keep your history NCERTs ready with you. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले या इंडिया में ब्रिटिशर्स के ट्रेड को कंट्रोल करने से पहले इंडिया में ऑलरेडी ट्रेड कैसे हुआ करता था। था क्या उस टाइम पे कि इंडिया में जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत डिमांड थी। एक्सपोर्टेड इन मेनी कंट्रीज, स्पेशली इंडिया का जो सिल्क का और कॉटन के बने हुए आइटम्स थे, जो सिल्क और कॉटन के आइटम्स थे वो पूरे ट्रेड को डोमिनेट करते थे। इंडिया से होने वाले ट्रेड में मैक्सिमम आइटम्स जो एक्सपोर्ट करे जाते थे वो सिल्क के और कॉटन के होते थे। ऐसा नहीं था कि वर्ल्ड में बाकी कंट्री सिल्क और कॉटन प्रोड्यूस नहीं करते थे, बहुत कंट्रीज में सिल्क और कॉटन प्रोड्यूस होता था, बट जो फाइन क्वालिटी का कॉटन और सिल्क था वो केवल इंडिया में ही प्रोड्यूस होता था या फिर उसकी वर्ल्ड मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा थी। अब इंडिया से जो गुड्स वगैरह थे ये वर्ल्ड मार्केट तक पहुंचते कैसे थे। सबसे बड़ी एडवांटेज इंडिया की ये थी उसकी लॉन्ग कोस्ट लाइन। यू मस्ट बी अवेयर कि इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, दोनों कोस्ट इंडिया को बहुत सारी कंट्रीज से कनेक्ट करते हैं। उस टाइम पे भी इंडिया के बहुत सारे पोर्ट्स थे, उसमें से गुजरात कोस्ट पे जो सूरत पोर्ट था और कोरोमंडल कोस्ट पे मसौलीपट्टनम और बंगाल का हुगली पोर्ट। ये तीन पोर्ट्स यानी कि सूरत, मसौलीपट्टनम और हुगली, ये तीनों के तीनों पोर्ट्स इंडिया के लिए उस समय बहुत इंपॉर्टेंट थे और एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया को बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से लिंक करते थे। जैसे कि जो सूरत है वो इंडिया को गल्फ और रेड सी वाले एरिया से लिंक करता था, मसौलीपट्टनम और हुगली इंडिया को साउथ एशियन पोर्ट्स, जो साउथ एशियन कंट्रीज के जो पोर्ट्स थे उनसे लिंक करता था। इस टाइम पे जो कॉटन वगैरह है वो इंडिया के इनलैंड एरियाज में जो विलेजेस वगैरह होती थी वहां प्रोड्यूस होता था। इंडिया के जो सप्लाई मर्चेंट्स थे उनका एक पूरा सिस्टम था, एक सेटअप था कि वो लोग किस तरीके से इन विलेजर्स या इन वीवर्स से वो कॉटन को सप्लाई खरीदेंगे और फिर वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई करेंगे। उस समय होता क्या था कि ये जो इंडियन मर्चेंट्स वगैरह थे, ट्रेडर्स थे, ये अलग अलग एरियाज में जहाँ वीवर्स रहा करते थे वहां जाते, वीवर्स को एडवांस देते, फाइनेंस करते, वीवर्स फिर ये क्लॉथ प्रोड्यूस करते जो कि फाइन क्वालिटी का क्लॉथ था। ये जो ट्रेडर्स थे वो इन विलेज में रहने वाले वीवर्स से वो कपड़ा खरीदते, फिर उस कपड़े को लेके ये पोर्ट्स तक पहुंचाते। पोर्ट्स पे दूसरे मर्चेंट्स और एक्सपोर्टर्स होते जो इन मर्चेंट्स से जिन्होंने वीवर से कपड़ा खरीदा है उनसे कपड़ा खरीदते। बेसिकली हर स्टेज पे ऑक्शन होता था, बोली लगती थी, बहुत सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा। विलेजेस में जो वीवर्स है वो मर्चेंट्स को सप्लाई करते थे, फिर मर्चेंट्स उसको पोर्ट तक लेके जाते थे, पोर्ट्स पे ये कपड़ा ऑक्शन होता था जहाँ पे अलग अलग एक्सपोर्टर्स उसको खरीदते थे और फिर एक्सपोर्टर्स उसको अलग अलग कंट्रीज में सप्लाई किया करते थे। एंड दैट इज हाउ दिस होल सिस्टम वर्क। तो उस टाइम पे इंडियन ट्रेडर्स और मर्चेंट्स का पूरा एक सिस्टम था कि किस तरीके से इंडिया का जो फाइन क्वालिटी कॉटन है वो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता था। बट 1750s के बाद से ही ये सिस्टम पूरा डिस्टर्ब होने लगा क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, कॉलोनाइजर्स ने धीरे धीरे इस ट्रेड को कॉलोनाइज कर लिया या फिर इस ट्रेड पे भी अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। Now read till first 3 paragraphs of page 113, 113 and then resume the video again. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अब यूरोपियन कंपनीज ने जब कंट्रोल गेन किया तो उसका क्या इफेक्ट था, क्या रिजल्ट था, एंड देन वी स्लोली मूव ऑन टू द पोर्शन जहां पे हम डिटेल में समझेंगे कि यूरोपियन कंपनीज ने अपना कंट्रोल कैसे एक्सर्ट किया ट्रेड पे या अपना ट्रेड कैसे एक्सपैंड किया और इंडियन मर्चेंट्स का ट्रेड कैसे कम होने लगा। बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि एक्चुअली उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी। उस टाइम पे हुआ क्या कि ये जो यूरोपियन कंपनीज थी जब वो इंडिया आने लगी तो वो इंडिया के जो लोकल कोर्ट्स थे या जो रूलर्स वगैरह थे वो उनसे अलग अलग ट्रेड परमिशंस, कंसेशंस ले लिया करते, मोनोपोली राइट्स ले लेते। मोनोपोली राइट्स क्या थी, वी डिस्कस दैट इन द प्रीवियस वीडियो, आई होप दैट यू आर अवेयर। तो ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे इस टाइप की राइट्स सिक्योर कर लेते रूलर्स से एंड लोकल कोर्ट से
सो दैट ये ट्रेड को मैक्सिमाइज कर सके एंड ट्रेड को कंट्रोल कर सके। जब यूरोपियन पावर्स ने ट्रेड को कंट्रोल किया तो उसका इफेक्ट ये देखने को मिला कि सूरत, हुगली, वो वाले पोर्ट्स जहां से इंडियन मर्चेंट्स ट्रेड किया करते थे, ये पोर्ट्स तो ट्रेड बहुत कम हो गया, बल्कि एक टाइम ऐसा आया कि सूरत एक पोर्ट था जहां से ट्रेड एक टाइम पे 16 मिलियन रुपीस तक था और वो कम होकर हार्डली 3 मिलियन तक रह चुका था। एंड दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडियन ट्रेड। तो सूरत और हुगली वो पोर्ट्स जहां से इंडियन मर्चेंट्स ट्रेड करते थे, वो पोर्ट्स तो कम होने लगे, यानी उनसे होने वाला ट्रेड कम होने लगा, और दूसरे पोर्ट्स बॉम्बे एंड कलकत्ता, वो पोर्ट्स जो ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे, उन पोर्ट्स से होने वाला ट्रेड बढ़ने लगा। Now read till first paragraph of page 114 and then डिटेल में समझेंगे कि यूरोपियंस ने इस ट्रेड को कंट्रोल ही कैसे करा। Britishers were not the only European power जो इंडिया में ट्रेड करने आए थे। Apart from British, there were French, there was Portuguese, then there was Dutch also। ये सारे यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में ट्रेड कर रहे थे। तो जो ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड करना भी चाहते थे, तो उनके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट स्टेप ये था कि वो किस तरीके से अपने कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट कर सके। यानी कि व्हाट दे वांटेड वाज कि जिस प्रोडक्ट में वो डील करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट में और कोई डील ना करे, चाहे कोई यूरोपियन पावर हो, चाहे कोई लोकल मर्चेंट हो। तो सबसे पहले स्टेप उन्होंने ये किया कि जितना भी कंपटीशन है उन्होंने उसे एलिमिनेट किया। कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए, एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करी। उनकी फ्रेंच, पोर्टुगीज, इन सबसे तो बहुत समय से पॉलिटिकल राइवलरी चल ही रही थी। तो वंस इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वंस दे वर एलिमिनेटेड, देन उन्होंने फोकस किया कि कैसे इंडिया के ट्रेड में से इंडिया के जो लोकल मर्चेंट्स हैं उनका कंट्रोल कम किया जा सके एंड उनका खुद का कंट्रोल ट्रेड पे और स्ट्रांग हो जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए। द फर्स्ट वन वाज, अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि किस तरीके से इंडियन मर्चेंट्स वीवर से सामान खरीदते एंड देन उसको पोर्ट्स पे सप्लाई करते। उन लोगों को लगा कि अगर हम वीवर्स के ऊपर एक ज्यादा कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेंगे और इंडियन मर्चेंट्स अगर वीवर से सामान खरीद ही नहीं पाएंगे तो वो इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कैसे करेंगे। ये करने के लिए उन्होंने एक पेड सर्वेंट को अपॉइंट किया जिसका नाम था गोमस्था। गोमस्था एक ऐसा पेड सर्वेंट था जिसको ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था सो दैट वो वीवर्स के ऊपर एक डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सके। गोमस्था ये करता कि वो वीवर्स के पास जाता, उनसे ये देखता कि वो लोग ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, कॉस्ट जितनी आ रही है मतलब कॉस्टिंग को कंट्रोल करना, क्वालिटी को सुपरवाइज करना एंड बेसिकली ये इंश्योर करना कि जो वीवर्स हैं वो और किसी को नहीं बल्कि गोमस्था को ही अपना प्रोडक्ट सेल करें, सो दैट गोमस्था इन टर्न उसको आगे जाके कंपनी को प्रोवाइड करे और कंपनी उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करे। अब वीवर्स गोमस्था को ही अपना प्रोडक्ट क्यों सेल करें? ये करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक नया सिस्टम डेवलप किया, दैट वाज अ सिस्टम ऑफ एडवांसेस। ब्रिटिशर्स ये करते कि जो वीवर्स थे उनको पहले ही एडवांस दे दिया जाता, लोन्स दे दिए जाते। एक बार उनसे कोई प्रोडक्ट खरीदा, उनके क्लॉथ खरीदा, तो नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन करने के लिए उनको पहले ही रॉ मटेरियल खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट कर दी जाती। अब अगर वीवर ब्रिटिशर से लोन लेके रॉ मटेरियल खरीदेगा तो फिनिश्ड प्रोडक्ट भी तो ब्रिटिशर को ही सेल करेगा। तो ब्रिटिशर्स ये करते कि वो जो लोन्स है उनको ब्रिटिशर्स ने बहुत बढ़ा दिया, वीवर्स को ज्यादा से ज्यादा लोन्स दिए जाने लगे एंड देयरफॉर एक टाइम आया कि जब वीवर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता बट टू सेल टू द ब्रिटिश सर्वेंट और द गोमस्था। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने गोमस्थास को अपॉइंट करके और एक सिस्टम ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस शुरू करके इंडिया के ट्रेड को कंट्रोल किया। और एक टाइम ऐसा आया कि इंडियन मर्चेंट्स जो है वो खुल के ट्रेड कर ही नहीं सके। अगर वो ट्रेड करना भी चाहते तो उनको इस ब्रिटिशर्स के सिस्टम के अंदर रह के ही ट्रेड करना था, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने इस पूरे सिस्टम को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। Now read the first 4 paragraphs of page 115 very carefully. This portion is quite important from the examination point of view and then resume the video again. अब था क्या कि वीवर्स जो थे वो केवल कंपनी के ऑफिशियल्स को ही अपना सामान सप्लाई कर सकते थे, उन्हीं को सेल कर सकते थे। अभी कंपनी के ऑफिशियल्स थे कौन? गोमस्थास, जो कि कंपनी के पेड सर्वेंट्स थे। एक टाइम ऐसा आया कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे गोमस्थास और वीवर्स, इनके बीच में बहुत क्लैशेस, बहुत आर्ग्यूमेंट्स और बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे। उसका कारण क्या था? गोमस्था से पहले जो मर्चेंट्स थे वो वीवर्स के जनरली जानने पहचानने वाले ही होते थे। बहुत बार वो उसी वीवर की विलेज को ही बिलोंग करते हैं एंड दे यूज्ड टू नो द वीवर पर्सनली। तो वीवर को कभी कोई जरूरत है, वो कोई क्राइसिस की सिचुएशन में है, तो ये जो मर्चेंट्स थे वो उन वीवर्स को हेल्प करते थे, नो देम पर्सनली। देयरफॉर एक कॉन्फिडेंस था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी।
बट जब गोमस्थास आ गए, गोमस्थास आउटसाइडर्स थे, उनका इन वीवर्स से कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं था। ऑल्सो गोमस्थास बहुत एरोगेंट थे, वो एक पेड सर्वेंट थे जो कंपनी ने अपॉइंट करे थे। गोमस्थास बहुत बार सोल्जर्स की एक टीम के साथ, आर्मी के साथ विलेजेस के अंदर एंटर करते, वीवर्स को डराया धमकाया जाता, उनको जबरदस्ती लोन्स ऑफर करे जाते, और अगर उन्हें प्रोडक्शन में कोई डिले किया है तो उसके लिए उनको पनिश किया जाता, मारा पीटा जाता। बेसिकली सिचुएशन बहुत चेंज हो गई आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ गोमस्थास। गोमस्थास से पहले जब मर्चेंट्स थे तो वीवर्स के पास फिर भी एक एडिशनल राइट थी, एक प्रिविलेज थी कि वो जिसको चाहे अपना सामान बेच सकते थे, बार्गेन कर सकते थे। दे हैड एन एज कि वो किसको सप्लाई करना चाहते हैं और किसको नहीं। बट गोमस्थास के आने के बाद उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो गई। अभी जो वीवर्स थे ये ना तो बार्गेन कर सकते थे, ना ही इनके पास कोई चॉइस थी, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी इनको लोन्स दे देती थी, तो उन लोन के कारण एक कंपनी से बंध जाते थे। बहुत सारे वीवर्स ऐसे थे जो अपनी विलेजेस को छोड़ के ऐसे विलेजेस में शिफ्ट होने लगे जहाँ पे कंपनी का कंट्रोल कम था, जहाँ पे वो फिर भी खुल के फ्रीली ऑपरेट कर सकते थे। या फिर बहुत सारे वीवर्स ऐसे थे जिन्होंने वीविंग का काम छोड़ के एग्रीकल्चर लेबर का काम अपना लिया और एग्रीकल्चर ही करना शुरू कर दिया। एंड दैट इज हाउ कंपनी ने इस ट्रेड को कंट्रोल किया, एंड दैट इज हाउ की वीवर्स की जो लाइफ है उसमें एक चेंज आया once the trade was controlled by British. Now read the first paragraph of page 116 and then resume the video again. So अब डिस्कस करते हैं the advent of Manchester in India. ऑल्सो इस पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे कि उस टाइम के जो इंडियन वीवर्स थे उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, सो लिसन टू इट प्लीज वेरी केयरफुली। तो पहले डिस्कस करते हैं कि उस टाइम पे इंडियन वीवर्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। There were three main problems that the Indian weavers were facing at that time. सबसे पहले हुआ ये कि जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी तो ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो वहाँ की गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट करने लगे, उनको प्रेशराइज करने लगे कि वो जो इंडिया से इंपोर्ट कराते हैं सामान वो ना कराएं। बेसिकली ब्रिटेन में इंपोर्ट ड्यूटीज इम्पोज कर दी जाए। इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से जो इंपोर्ट्स है वो महंगे हो जाएंगे और जो कंट्री में आने वाले इंपोर्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। देयरफॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको ब्रिटेन में कम कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, ब्रिटेन में उनका कंपटीशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हुआ ये कि क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी गई तो इंपोर्ट्स जो हो रहे थे या फिर ऐसा कह लें कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था ब्रिटेन में वो बहुत कम हो गया। तो इंडियन वीवर्स की सबसे पहली प्रॉब्लम ही ये आई कि उनकी जो इंटरनेशनल मार्केट थी वो कम हो गई, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल सप्लाई उनकी कम हो गई। देन सेकंड प्रॉब्लम वाज कि इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट ने अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परसुएट करना शुरू करा कि वो इनके बनाए हुए गुड्स यानी कि फॉरेन गुड्स को इंडियन मार्केट में सप्लाई करें। इंडियन मार्केट में सप्लाई करने से इंडियन वीवर्स के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया, क्योंकि ये जो गुड्स थे फॉरेन गुड्स और मशीन मेड गुड्स थे जो कि अच्छी क्वालिटी के भी थे, और क्योंकि मशीन के द्वारा प्रोड्यूस होते थे तो इनकी प्राइस भी कम होते थे, कॉस्ट भी कम होते थे। इंडियन वीवर्स ना तो इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ और ना ही इतने लो प्राइस के साथ कम्पीट कर सकते थे। दैट इज वाई अब इंडियन मार्केट में भी उनके कॉम्पिटिशन बढ़ गया। तो दो मेन प्रॉब्लम्स ये थी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो सप्लाई कर रहे हैं वो भी काम रिड्यूस हो गया और खुद की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें कंपटीशन बढ़ गया। तो इंडियन वीवर्स के लिए दो मेन प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। तीसरी प्रॉब्लम तब आई जब अमेरिका में सिविल वॉर हो गई। पहले ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ कॉटन यूएस और इंडिया दोनों से खरीदा करते थे, बट अमेरिका में जब सिविल वॉर हुई तो अमेरिका से वो ये रॉ कॉटन नहीं खरीद पाए और उनकी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ब्रिटिशर्स ने इस रॉ मटेरियल की सारी खानापूर्ति इंडिया से करनी शुरू करी, यानी कि इंडिया में वो सारा रॉ कॉटन खरीद लेते हाई क्वालिटी का और उसको ब्रिटेन में सप्लाई कर देते। अब क्योंकि रॉ कॉटन की डिमांड इंडिया से बढ़ चुकी थी, देयरफॉर इंडिया में जो रॉ कॉटन है वो एक्सपेंसिव हो गई और वीवर्स जो इंडियन वीवर्स है उनकी कॉस्टिंग बढ़ गई। ऑलरेडी वो एक प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइसेस और बिकॉज ऑफ द राइजिंग कंपटीशन। अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने के कारण उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली गई, उनके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ गई। अपार्ट फ्रॉम दैट चौथी प्रॉब्लम तब आई जब इंडिया के खुद के इंडस्ट्रियलिस्ट ने अलग अलग इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर ली, बड़ी बड़ी पावर लूम्स एस्टैब्लिश कर ली, तो उनको ऑलरेडी फॉरेन गुड्स जो थे, जो मशीन मेड गुड्स थे, उनसे कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। अब इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही मशीन मेड गुड्स, मशीन मेड क्लॉथ प्रोड्यूस करने लगे, जिससे कि वीवर्स की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। नाउ रीड टिल पेज 117 of the हिस्ट्री NCERT.
So that was it for this video. If you like this video, please share and subscribe to my channel.